नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक बेहद चर्चा में रहे सोर्स पर नजर डालने वाले हैं। आज हम कुछ ऐसे आंकड़ों की बात करेंगे जो भारतीय राजनीति की बदलती हुई तस्वीर को बिल्कुल साफ कर देते हैं। देखिए, इस सोर्स की अपनी एक बहुत ही स्पष्ट राय है, लेकिन हमारा काम किसी का पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है। हम तो बस उन चौंकाने वाले नंबर्स को डिकोड करेंगे जो इसके पीछे छिपे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे विश्लेषण का जो कोर आइडिया है ना, वो इस एक कोट में साफ नजर आता है। बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत से आगे बढ़कर अब विपक्ष मुक्त भारत की ओर बढ़ रही है। सोर्स का सीधा सा दावा ये है कि देश धीरे धीरे एक ऐसे सिस्टम की तरफ जा रहा है जहां पॉलिटिकल कंपटीशन यानी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा लगभग खत्म ही होती जा रही है। तो आज हम इन 5 अहम पहलुओं पर बात करेंगे। पहला, सत्ता का बढ़ता फासला। दूसरा, विपक्ष का पतन। तीसरा, राजनीतिक प्रभुत्व की रणनीतियां। चौथा, गठबंधनों का विरोधाभास। और पांचवा, लोकतंत्र के लिए इसके क्या मायने हैं। हम रूलिंग पार्टी और विपक्ष दोनों के एक्शंस को बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं, सत्ता का बढ़ता फासला। आइए देखते हैं कि जमीनी स्तर पर फिलहाल राजनीतिक बंटवारा किस तरह का दिख रहा है। 65%, जी हाँ, भारत का 65% जमीनी हिस्सा फिलहाल रूलिंग पार्टी के शासन में है। अगर सोर्स की माने तो 20 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों पर एक ही पार्टी का कंट्रोल होना अपने आप में मॉडर्न हिस्ट्री में सत्ता के कंसोलिडेशन का एक ऐसा उदाहरण है जो शायद ही पहले कभी देखा गया हो। अब हालात कितनी तेजी से बदले हैं, इसका अंदाजा मुख्य विपक्षी पार्टी के इस ग्राफ से लगाया जा सकता है। सोचिए, 2014 में जहां उनके पास 13 राज्य थे, 2016 आते आते वो 6 रह गए और आज वो महज 4 राज्यों तक सिमट कर रह गए हैं। सिर्फ 10 साल के अंदर इतना बड़ा क्षेत्रीय पतन सच में हैरान करने वाला है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, विपक्ष का पतन। इसमें सोर्स ने विपक्ष की उन रणनीतिक गलतियों और अंदरूनी कमजोरियों पर काफी तीखा प्रहार किया है जिसकी वजह से ये नौबत आई है। 222 ये कोई मामूली नंबर नहीं है। 2014 से लेकर 2021 के बीच इतने नेताओं ने मुख्य विपक्षी पार्टी का साथ छोड़ दिया। सोर्स का साफ कहना है कि दल बदल का ये भारी आंकड़ा कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये विपक्ष के अंदर मची एक बहुत बड़ी संगठनात्मक उथल-पुथल और अस्थिरता को दिखाता है। और बात सिर्फ दल बदल तक ही सीमित नहीं है। सोर्स का तर्क है कि मुख्य विपक्षी पार्टियों ने पिछले 15 सालों में मिले मौकों को पूरी तरह से गंवा दिया है। उनका फोकस क्या रहा? पब्लिक की जरूरतों के बजाय ऐसे मुद्दों पर जो शायद उतने प्रासंगिक थे ही नहीं। उनकी कोई प्रोएक्टिव प्लानिंग नहीं दिखी, वो बस रिएक्ट करते रहे। मिसाल के तौर पर पंजाब में आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों का पार्टी छोड़ देना या फिर लंबी लंबी कानूनी लड़ाइयों में उलझे रहना, ये सब इसी कमजोर रणनीति का नतीजा बताया गया है। तो अब बढ़ते हैं तीसरे पहलू की तरफ, राजनीतिक प्रभुत्व की रणनीतियां। देखिए, सोर्स का मानना है कि रूलिंग पार्टी की सफलता सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि विपक्ष कमजोर है, बल्कि इसके पीछे उनकी खुद की बहुत ही कैलकुलेटेड और आक्रामक विस्तार नीतियां भी हैं। अब ये डेटा वाकई ध्यान खींचने वाला है। जांच एजेंसियों के इस्तेमाल को लेकर सोर्स ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। 2014 से पहले ईडी के 54% मामले विपक्षी नेताओं के खिलाफ थे, लेकिन 2014 के बाद ये आंकड़ा सीधे 95% पर पहुंच गया। यहाँ पर सोर्स बहुत ही न्यूट्रल तरीके से ये सवाल उठाता है कि क्या सच में इन एजेंसियों का इस्तेमाल एक राजनीतिक हथियार के तौर पर किया जा रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि ये पैटर्न सिर्फ ईडी तक ही सीमित नहीं दिखता। सीबीआई का डेटा भी कुछ ऐसी ही कहानी बयां कर रहा है। 2014 से पहले जहां 60% मामले विपक्ष के खिलाफ थे, वो अब बढ़कर 95% हो चुके हैं। सोर्स से राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को टारगेट करने का एक बहुत ही स्पष्ट पैटर्न मानता है। पर रुकिए, इस पूरी कहानी का सबसे अहम आंकड़ा तो अब आता है, 6.5%। पिछले 10 सालों में ईडी ने 5297 मामले दर्ज किए और उनमें से दोष साबित कितनों में हुआ? सिर्फ 43। यानी कन्विक्शन रेट महज 6.5% है। सोर्स का कहना है कि दर्ज किए गए मामलों की बाढ़ और असल सजा के इतने कम प्रतिशत के बीच का ये जो भारी गैप है ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। सत्ता के इस विस्तार को समझाने के लिए सोर्स ने एक अनौपचारिक टर्म का जिक्र किया है, ऑपरेशन लोटस। इसका सीधा सा मतलब है विपक्षी विधायकों को अपनी तरफ मिलाना, राज्य सरकारों को गिराना और फिर सत्ता पर काबिज हो जाना। ये टर्म हमें ये समझने में मदद करता है कि आखिर स्थानीय चुनाव हारने के बावजूद सत्ता का ट्रांसफर कैसे मुमकिन हो पाता है।
अब ये काम कैसे करता है, इसे समझने के लिए 2017 के गोवा चुनाव के नतीजों को देखते हैं। वहां कांग्रेस ने 17 सीटें जीती और बीजेपी को मिली 13 सीटें। कायदे से देखा जाए तो कांग्रेस आगे थी, लेकिन नतीजा क्या निकला? छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों को साथ मिलाकर सरकार बीजेपी ने बना ली। यानी चुनाव के बाद के ये गठबंधन विपक्ष को पूरी तरह से पछाड़ देते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ एक राज्य की बात है, तो मेघालय का उदाहरण इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला है। वहां 60 सीटों में से कांग्रेस ने 21 सीटें जीती और बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली। जी हाँ, सिर्फ 2। लेकिन आक्रामक गठबंधन नीतियों का नतीजा देखिए, सरकार अंततः बीजेपी ने ही बनाई। सोर्स के मुताबिक ये इस बात का पक्का सबूत है कि ये रणनीतियां कितनी कारगर हैं। बात सिर्फ 1 या 2 घटनाओं की नहीं है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 2017 में गोवा सरकार का जाना, 2020 में मध्य प्रदेश में 22 विधायकों का पाला बदल लेना, और फिर 2022 में महाराष्ट्र, जहां 40 विधायक एक साथ अलग हो गए। सोर्स का साफ कहना है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि देश भर में बार बार दोहराया जाने वाला एक वेल प्लान्ड पैटर्न बन चुका है। चलिए, अब हम अपने चौथे अहम बिंदु पर आते हैं, गठबंधनों का विरोधाभास। यानी नाम के लिए तो सब एक हैं, लेकिन हकीकत में बिल्कुल अलग। विपक्ष के नए गठबंधन की इस सबसे बड़ी खामी पर एक नजर डालते हैं। इस विरोधाभास को ये स्थिति बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाती है। देखिए, बंगाल में पार्टियां केंद्र के स्तर पर तो दोस्त है, लेकिन राज्य में एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं। दिल्ली, पंजाब और यूपी में भी बिल्कुल यही हाल है। सोर्स के मुताबिक राष्ट्रीय स्तर पर हाथ मिलाना और फिर राज्य स्तर पर एक दूसरे से भिड़ जाना, ये रणनीति न सिर्फ बेतुकी है, बल्कि ये उनके खुद के वोट बैंक को ही बांटने का काम कर रही है। तो अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर, लोकतंत्र के लिए इसके मायने। बड़ा सवाल ये है कि अगर सिस्टम में कोई संतुलन बनाने वाला काउंटरवेट ही न बचे तो क्या होगा? देखिए, हम सभी जानते हैं कि किसी भी लोकतंत्र में विपक्ष सिर्फ बैठने के लिए नहीं होता। उसका काम है सरकार पर बेहतर काम करने का दबाव बनाना, सत्ता को किसी एक के हाथ में सिमटने से रोकना, जवाबदेही तय करना और सबसे बड़ी बात, जनता को एक मजबूत और भरोसेमंद विकल्प देना। सोर्स का सीधा सा तर्क ये है कि जब विपक्ष पूरी तरह से कमजोर हो जाता है, तो ये सारे जरूरी काम वहीं के वहीं ठप पड़ जाते हैं। इस आधार पर सोर्स एक बहुत ही गंभीर चेतावनी भी देता है। उनका मानना है कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की ये कमी और सत्ता का लगातार एक ही जगह केंद्रित होना इस पूरे सिस्टम को तानाशाही के रास्ते पर धकेल सकता है। उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जब एक ही पक्ष मैदान में बिना किसी रोक टोक के खेलता है, तो उसका असली और अंतिम नुकसान आम जनता को ही उठाना पड़ता है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही चुभता हुआ सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। एक देश की जवाबदेही का आखिर होता क्या है जब उसका राजनीतिक विपक्ष पूरी तरह से अपना वो रोल निभाना बंद कर दे जो उसे निभाना चाहिए? इस लोकतांत्रिक असंतुलन का भविष्य क्या होगा, ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। इस जटिल विषय को हमारे साथ समझने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।